कोलकाता की लोकेशन इतनी खास क्यों है? इसका मैप ऐसा क्यों दिखता है? हुगली नदी से क्या फायदा हुआ और हावड़ा स्टेशन देश का सबसे बड़ा कैसे बना? इन सब के बारे में और कोलकाता के एवोल्यूशन के बारे में जानेंगे इन वेल डिटेल्ड मैप्स के जरिए। ये इंटरेस्टिंग कहानी होने के साथ साथ एक झलक देती है ब्रिटिश रूल की, कैसे वो सिटी डिजाइन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का क्या रोल रहता है और ट्रेन की क्यों इतनी जरूरत थी। वैसे तो कोलकाता के आसपास का क्षेत्र लगभग 2000 साल से सेटल्ड है, मगर इसकी मेन शुरुआत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद ही हुई। पहले यहाँ सिर्फ जंगल हुआ करते थे। हुगली के किनारे थोड़ा नॉर्थ वेस्ट में एक प्राचीन गांव चंद्रकेतुगढ़ हुआ करता था और ऐसे ही कुछ और छोटे गांव भी। अच्छी लोकेशन होने के कारण हुगली पर एक बंदरगाह भी था, जिससे यहाँ से ट्रेड भी बढ़ने लगा। इस दौरान कई यूरोपियन व्यापारी इधर आने लगे। पहले पोर्चुगीज आए 1517 में, फिर उन्होंने अपना बंदरगाह बनाया यहाँ पर हुगली पर। बाद में डच आए, फिर ब्रिटिश। लेकिन तब तक भी कलकत्ता एक गांव से बड़ा नहीं बना था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एम था यहाँ से टेक्सटाइल, स्पाइसेस और ओपियम सस्ते में खरीदकर यूरोप में महंगे में बेचना। इसके चलते उन्होंने मुगल अधिकारियों से यहाँ ट्रेड करने की परमिशन ली। 3 गांव थे यहाँ, सुल्तानुती, कालिकता और गोविंदपुर। इनको चुनने का कारण था स्ट्रेटेजिक लोकेशन हुगली नदी पर, जहाँ से ट्रेड करना आसान हो। 1698 में यहाँ जमीन खरीद ली 2000 रुपए में, जिसके बाद सरकारी तौर पर ये क्षेत्र उनके कंट्रोल में आ गया। इसी दौरान फोर्ट विलियम का निर्माण शुरू किया गया, जो तब एक ठोस फौजी किला नहीं बल्कि कंपनी का व्यापार केंद्र बना। फोर्ट के आसपास व्हाइट टाउन का निर्माण करने लगे, जहां ब्रिटिश ऑफिसर्स और ट्रेडर्स रह सकें। शुरुआत में कोलकाता का मुख्य केंद्र लाल डिगी के पास बना, जहां चौक, चर्च स्ट्रीट और कोर्ट हाउस थे। धीरे धीरे व्हाइट टाउन का विस्तार होता चला गया, नए बंगले और बाजारों के साथ। पिछड़े हिस्से जो सुल्तानती, चितपुर, गोविंदपुर गांव के थे, उनको ब्लैक टाउन बोला गया, जहां ज्यादातर लोकल्स रहते थे। तो दोनों के बीच में दूरी पहले से ही बन गई थी। गोविंदपुर गांव हटाकर वहां नया फोर्ट विलियम बनाया जाने लगा। कोलकाता की फोर्टिफिकेशंस देखते हुए और ट्रेड परमिशंस का उल्लंघन करने की वजह से बंगाल के नवाब सिराज उल दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में टेंशंस बढ़ने लगी। ये अपनी चरम सीमा पर पहुंची जब नवाब ने फोर्ट पर हमला कर दिया 1756 में। इस अटैक के बाद ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई हुई बैटल ऑफ प्लेसी में, जिसमें नवाब की सेना हार गई कुछ अपने लोगों के ट्रीजन की वजह से। इसमें मीर जफार भी शामिल थे, जिनको कंपनी ने नया पपेट नवाब बना दिया बंगाल का। इन सब घटनाओं के बाद 1773 में कलकत्ता पूरे बंगाल प्रेसिडेंसी की राजधानी भी बन गई। इसके 50 साल तक ब्रिटिश सेना का हेडक्वार्टर रहा यहीं पर। फोर्ट के आसपास डेंस जंगल और पैडी फील्ड थी, जिन्हें बाद में साफ कर दिया गया। इसके चारों ओर चौरंगी के आसपास चौक और बाग, प्रिंसेप गार्ड रेजिमेंट टैंक कंपाउंड बने, जिससे ब्रिटिश लोग समुद्र के नजदीक खुले मैदान में एक्सरसाइज भी कर सकें। ब्रिटिश शहर का लेआउट डलहौजी स्क्वायर के अंदर चौरंगी, एस्प्लेनेड जैसे रीजेंट्स के अराउंड सेंटर किया था, ताकि उनको इंपॉर्टेंस मिले। यही 18वीं सदी की नई सिटी प्लानिंग थी। 1770 के दशक में कलकत्ता एक भीड़ भाड़ वाला अर्बन सेंटर बन गया। डलहौजी स्क्वायर, जिसका नाम पहले था लाल बाग, वो बाद में ब्रिटिश गवर्नेंस का केंद्र भी बना। आज ये बीबीडी बाग है और साथ में सरकारी भवन, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और पुराना लाल डिगी भी यहीं पे पड़ता है। इसके आसपास पार्क्स और ऑफिस थे जो हार्ट ऑफ सिटी कहलाते थे। ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिस, सुप्रीम कोर्ट और एशियाटिक सोसाइटी के हेडक्वार्टर्स भी बने इधर। चौरंगी रोड, आज के जेएल नेहरू रोड के आसपास भी 18वीं सदी में विस्तार हुआ। चौरंगी गांव का नाम वहां के संत चौरंगी नाथ से पड़ा था, लेकिन अंग्रेजों ने ये एरिया सिटी ऑफ पैलेसेस के रूप में बनाया, बड़े बड़े बंगलोज के साथ और उनके आसपास बगीचे। एक फन फैक्ट, जो वर्ड बंगलो है इंग्लिश में, वो हिंदी का वर्ड बांग्ला यानी बंगाल का इससे लिया गया है, जो यहाँ की हट्स को रेफर करने के लिए बोला जाता। इसी को उन्होंने अपने आलिशान घरों के लिए इस्तेमाल किया, बड़े वरांडा और लॉन्स वाले, तभी वो वर्ड बंगलो स्टक हो गया। कलकत्ता के लोग इन इमारतों को शहरे महल भी कहते थे। चौरंगी के वेस्ट में एक बड़ा खुला मैदान छोड़ा गया फोर्ट विलियम की सुरक्षा के लिए। यहाँ कभी गेम्स और मिलिट्री परेड्स होती। बाद में बंगाल क्रिकेट क्लब और विक्टोरिया मेमोरियल गार्डन के रूप में इस्तेमाल होने लगा। ब्रिटिश ने नई सिविक फैसिलिटीज भी शुरू की। बॉम्बे की तरह पहली बार सीवेज सिस्टम इंस्टॉल हुआ, स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई और ये सब। ओल्ड गवर्नमेंट हाउस, ओल्ड सेक्रेटेरिएट, पुलिस कमिश्नर्स ऑफिस, जिनको क्लासिकल ग्रीक रिवाइवल और बारोक इंडियन स्टाइल में तैयार किया, जिसे अब ब्रिटिश बंगाली या एंग्लो इंडियन स्टाइल भी कहते हैं। इस युग में डलहौजी स्क्वायर ही शहर का सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सेंटर था। 1857 के रेवोल्यूशन के बाद भी यही अंग्रेजों का मेन सेंटर रहा, जहां से वो सारे बड़े फैसले अनाउंस करते। 19वीं सदी के अंत तक हाईवे डेवलपमेंट, एस्प्लेनेड रोड, मिर्जा गालिब स्ट्रीट, वाटर वर्क्स, मल्लिक घाट, ताला टैंक और ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स जैसी योजनाएं भी बनी। सब मिलाकर कलकत्ता सोने की पालकी बन गई ब्रिटेन की दूसरी सबसे
सबसे बड़ी सिटी लंदन के बाद। इस दौरान शहर में ट्रांसपोर्ट एवोल्यूशन भी देखने को मिला। 1854 में ईस्ट इंडिया की पहली रेलवे लाइन खुली, हावड़ा से हुगली तक 38 किलोमीटर की। इसे ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी ने बनाया था, जिसकी शुरुआत हुई हावड़ा स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म और एक ट्रैक से। आज ये इतना बड़ा हो गया है कि यहाँ 23 प्लेटफॉर्म्स हैं और 25 ट्रैक्स। देश का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त स्टेशन बन गया है। काफी एनॉर्मस स्केल है इसका, जिसके बारे में मैंने एक और वीडियो बनाई है, देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। 1855 तक ये लाइन रानीगंज तक एक्सटेंड हुई और 1862 में बनारस तक। कलकत्ता देश से जुड़ा रेल के जरिए। 1874 के बाद यहाँ एक पॉन्टून ब्रिज बना स्टेशन को शहर से जोड़ने के लिए, जिसके बाद स्टेशन और एक्सपैंड हुआ। इससे पहले लोगों को बोट्स या फेरी से जाना पड़ता था। ट्रैम्स भी चलने लगी यहाँ इसी समय के आसपास। पहले ये हॉर्स ड्रॉन होती थी, घोड़े ट्रैम्स को खींचते थे ट्रैक्स पर, मगर बाद में इलेक्ट्रीफाई हुई 1902 में एशिया में सबसे पहले। आज भी यहाँ ट्रैम सबसे पुराने नेटवर्क्स में से एक है और इकलौता भारत में जो अभी ऑपरेशनल है। हावड़ा का पॉन्टून ब्रिज जो था 465 मीटर लंबा, उससे पहले हर बोट ट्रैफिक के लिए ओपन किया जाता था हाथ से, लेकिन हैवी ट्रैफिक को देखते हुए नए विकल्प तलाशने शुरू किए अथॉरिटीज ने। कुछ डिजाइन में से एक स्टील कैंटिलीवर ट्रस आर्च डिजाइन फाइनल हुआ, जो फिर बनना शुरू हो गया जल्द ही। 7 साल बनने के बाद खुला 1943 में हावड़ा ब्रिज। ये पूरा एक स्पैन डिजाइन में बना और तब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कैंटिलीवर ब्रिज भी बना। आज ये ना सिर्फ कलकत्ता का बल्कि देश का एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर है, जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। 5 अक्टूबर 1864 को महाकाल पूर्वी घट साइक्लोन आया, जिसने शहर को तबाह कर दिया। इसमें 60,000 से ज्यादा लोग मारे गए। हुगली पोर्ट में और गली गली पानी भर गया। कई बिल्डिंग्स भी गिर गई। ड्रेनेज सिस्टम भी सही नहीं था उस समय। सिटी को दोबारा रीबिल्ड फिर करना पड़ा। इसके बाद सिटी प्लानर्स ने इस पर फिर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया, जो पहले नहीं दिया जाता था। रिवर बैंक को स्ट्रॉन्ग बनाया, नालियां साफ की गई और अगले तूफान के लिए तैयारी शुरू की। मगर ब्रिटिश क्रूरटी का सबसे बड़ा रूप हमें दिखा 1943 में बंगाल फैमिन के दौरान। पूरे बंगाल में भूखमरी पड़ गई, ड्रॉट और ब्रिटिश पॉलिसीज के कारण, जिससे 20-30 लाख लोग मारे गए। ब्रिटिश वर्ल्ड वॉर के चक्कर में बंगाल से अनाज को बाहर भेज रहे थे अपनी आर्मी के लिए। बर्मा से चावल आना बंद हो गया था जापानीज ऑक्यूपेशन से, और अक्टूबर 1942 के साइक्लोन ने भी फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया। इसका सीधा असर कलकत्ता पर भी पड़ा। शहर के गरीब लेबरर्स भी इसकी चपेट में आ गए। लोग भी और आ गए रूरल एरिया से नौकरी और अनाज की तलाश में। इससे सेटलमेंट्स की समस्या बढ़ी, स्लम्स भी पनपने शुरू हुए, लॉ एंड ऑर्डर पे बोझ पड़ा, और अर्बन प्लानर्स ने तो सपने में भी ऐसा कुछ नहीं सोचा था। इसलिए इसके बाद कुछ योजनाएं बनानी शुरू की सरकार ने, जैसे ज्यादा फूड रिजर्व्स को बढ़ाना और नई अर्बन हाउसिंग वगैरह। ना सिर्फ अर्बन डिजाइन, बल्कि 19वीं सदी में कोलकाता एक कल्चरल रेनेसांस से भी गुजर रहा था। यहाँ के एजुकेशनल और सोशल मूवमेंट्स ने पूरे देश को प्रभावित किया। एक सेंटर पॉइंट बन गया ये पूरे मूवमेंट का। बंगाली राइटर राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में ब्रह्मो समाज की स्थापना की, जो सोशल रिफॉर्म का मूवमेंट बना। उन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने की और वुमेन एजुकेशन, रिलीजियस रिफॉर्म की बात भी की। इंडियन म्यूजियम भी स्थापित हुआ 1814 में एशियाटिक सोसाइटी के स्कॉलर्स की वजह से, जो कि एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना म्यूजियम माना गया। इंडिया के हेरिटेज, आर्ट और आर्किटेक्चर की चीजें रखी गई यहाँ। 1857 में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के बनने पर ये आर्ट्स और एजुकेशन का लीडिंग इंस्टीट्यूट बन गया, जहाँ से देश के पहले लॉ मेकर्स, साइंटिस्ट, पोएट्स और स्कॉलर्स निकले। टैगोर, विवेकानंद और बोस जैसे। विक्टोरिया मेमोरियल जैसी भव्य इमारत जो बनी, वो भी मुगल डोम और ब्रिटिश क्लासिकल डिजाइन का मिक्सचर है। ऐसी और बिल्डिंग्स में भी ब्रिटिश और बंगाली एलिमेंट्स दिखते हैं, जो शहर की हेरिटेज प्रिजर्व करती है। 1947 में जब देश आजाद हुआ और बंगाल का पार्टीशन भी, तो लाखों रेफ्यूजीज ईस्ट पाकिस्तान, आज के बांग्लादेश से कलकत्ता आए। एस्टिमेट किया गया है कि ऐसे लगभग 30 लाख लोग आए यहाँ, जिसमें से ज्यादातर शहर में ही बस गए। दमदम, जहाँ ब्रिटिश टाइम से ही एक एयरपोर्ट था, रेफ्यूजी बस्तियों से भर गया। जादवपुर में नई हाउसिंग कॉलोनीज और बेहाला में अधिकतर वर्किंग क्लास लोगों की बस्तियां बनी। रेफ्यूजीज के लिए बंगाल सरकार ने बेसिक फैसिलिटीज और रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ कैंप्स भी लगाए, जैसे सोनारपुर, विजयगढ़ और नेताजी नगर। इन नई सेटलमेंट से कोलकाता की आबादी तेजी से बढ़ी और पॉपुलेशन डेंसिटी भी, शहर भी फैलने लगा। इतनी तेज ग्रोथ को हैंडल करने के लिए 1956 में पहला प्लान डॉक्यूमेंट बेसिक डेवलपमेंट प्लान बनाया गया अगले 10 सालों के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉडर्नाइजेशन पर जोर दिया गया, जिसके तहत सीवेज, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाना था। ये सब अपग्रेड और मेंटेन करने के लिए KMDA, कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी स्थापित किया गया। 1960 के दशक में चीफ मिनिस्टर बिधान चंद्र रॉय ने एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट लॉन्च किया, सॉल्ट लेक सिटी, जो बाद में बिधान नगर से भी जाना गया CM के नाम पर। पहले ये एक लो लाइंग वेटलैंड था, जिसको रिक्लेम किया गया हुगली नदी से मिट्टी और रेत डालकर पाइपलाइन के जरिए। वेल प्लान सेक्टर्स 1, 2, 3, 4, 5 में डिवाइड किया गया
और सेक्टर 5 को स्पेशली आईटी पार्क्स और ऑफिसेस के लिए रिजर्व रखा, जहां टीसीएस, विप्रो, आईबीएम जैसी कंपनीज ने अपने ऑफिसेस खोले। कम्युनिटी लिविंग और ओपन स्पेसेस का भी ध्यान रखा, अनेकों पार्क्स, प्लेग्राउंड, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाए। सिटी सेंटर, करुणामयी और सॉल्ट लेक स्टेडियम जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को भी अंजाम दिया। इससे आज ये शहर के सबसे ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में से एक बन चुका है, सबसे सॉट आफ्टर एरिया। फिर आईटी इंडस्ट्री की ग्रोथ से यहाँ पर उसको अट्रैक्ट करने पर काम होने लगा। 1990s के अंत में कोलकाता के बाहर राजरहाट में एक मॉडर्न सिटी बनाने की प्लानिंग शुरू हुई, जिसका नाम रखा गया न्यू टाउन। न्यू टाउन को 4 मेजर एक्शन एरियाज में डिवाइड किया गया, जिसमें एक्शन एरिया 1 और 2 में रेजिडेंशियल और एक्शन एरिया 3 में आईटी हब्स और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बने और 4 का विकास होगा फ्यूचर में। टाटा मेडिकल सेंटर, डीएलएफ, आईटी पार्क, इन्फोस्पेस जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हुए। इको स्पेस भारत का सबसे बड़ा अर्बन पार्क भी बना, 480 एकड़ में फैला। अलग अलग क्षेत्रों को देखे कोलकाता के तो हमें और जानकारी मिलती है, जैसे नॉर्थ कोलकाता में हेरिटेज बिल्डिंग्स, पुराने घर, तंग गलियां और ट्रेडिशनल बंगाली कल्चर देखने को मिलता है। इधर के ओल्ड मैंशंस जैसे सोवा बाजार, कुमारतुली ने इसकी पहचान बनाई है, जबकि साउथ कोलकाता रिलेटिवली प्लान और स्पेशियस है। बालीगंज, न्यू अलीपुर, टॉलीगंज में ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनीज और ग्रीन स्पेसेस मौजूद हैं, ब्रिटिश स्टाइल बंगलोज और वाइड रोड्स के साथ। मिडिल और अपर मिडिल क्लास लोगों के लिए फेवरेट नेबरहुड बन गया है। वहीं ईस्ट कोलकाता सॉल्ट लेक और न्यू टाउन को कवर करता है। मॉडर्न कोलकाता जो आईटी कंपनीज, वाइड रोड्स, प्लान पार्क्स, मॉल रोड सबसे भरा हुआ है। और आखिरकार वेस्ट कोलकाता और हावड़ा शहर जो स्टेट के इंडस्ट्रियल और ट्रांसपोर्ट हब्स हैं। हावड़ा रेलवे स्टेशन भारत का सबसे बिजी रेलवे स्टेशन भी है और लिवाल, दासनगर जैसे पुराने इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस भी मौजूद हैं। यहाँ जो सबसे नोटेबल मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बना है वो है मेट्रो रेल। भारत का पहला मेट्रो सिस्टम 1984 में खुला, एस्प्लेनेड से दमदम तक। आज नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एक्सपैंड हो रहे हैं तेजी से, जिनके बारे में डिटेल में मैंने बात की है इस वीडियो में। देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। ये देश की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो भी थी और आज हुगली के नीचे से पहली अंडर रिवर टनल भी बनी है। 1992 में विद्यासागर सेतु का भी उद्घाटन हुआ, जो हुगली के ऊपर दूसरा रोड ब्रिज है, 823 मीटर लंबा। ये तब देश का सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज था, जो नए मॉडर्न कोलकाता का आइकॉनिक स्ट्रक्चर भी बन के उभरने लगा। नए युग में कोलकाता अपने आप को स्मार्ट सिटी बनाना चाहती है। न्यू टाउन को स्मार्ट ग्रीन सिटी का दर्जा भी मिला था इसके लिए, लेकिन वेस्ट बंगाल सरकार ने 2018 में स्मार्ट सिटी मिशन से अपनी सिटी वापस ले ली। मेट्रो रेल के लिए नए रूट्स भी प्लान किए जा रहे हैं। हावड़ा स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 2026 तक एयरपोर्ट जैसा मॉडर्न मेकओवर मिलेगा। इस तरह कोलकाता एक वाइब्रेंट फ्यूचर की तरफ बढ़ रहा है। अगर हम शहर के थोड़े शुरुआती दिनों की बात करें, हुगली नदी पहले एक हाईवे की तरह ही काम करती थी, जिसमें से बड़ी बड़ी फ्रेट शिप गुजरती थी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। इसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी भी इधर पहले आई और अपना एम्पायर यहाँ जमाने में सफल रही। आज कोलकाता थोड़ा डाउनवर्ड स्पाइरल में जरूर है, लेकिन यह शहर काफी इंपॉर्टेंट रहा है इंडिया की हिस्ट्री के लिए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।